नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका एमपी छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में, जहां पर शुरुआत करेंगे हम देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बीच की राज्यों की कोरोना में मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या अब बढ़कर 7,91,614 हो गई है। और वहीं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कोरोना संक्रमण मामलों के आंकड़ों की जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 10,510 है। और उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कुल 7,91,614 संक्रमितों में से अब तक 7,80,851 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और 253 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 36 रोगी स्वस्थ भी हो चुके हैं। और वहीं गुरुवार को प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार भिंडे दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस नेता राजपूत को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन वो ज्ञापन लेने नहीं आए। इससे नाराज कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परेड चौराहे पर उनका पुतला भी फूंका। भिंड जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत गुरुवार को भिंड जिले के दौरे पर पहुंचे। बता दें कि तय कार्यक्रम के तहत सर्किट हाउस पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री को भिंड जिले के समस्याओं के संबंध में ज्ञापन देने के लिए भिंड जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जय श्री राम बघेल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस पर पहुंच गए। कांग्रेसियों ने प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन देने के लिए प्रशासन से अधिकारियों से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और वहीं एसपी और कलेक्टर ने कांग्रेसियों को बताया कि प्रभारी मंत्री ज्ञापन लेने नहीं आएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल का कहना है कि वे जन समस्याओं को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन वे ज्ञापन लेने नहीं आए। इसलिए कांग्रेसियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने सवाल किया कि ज्ञापन लेने में प्रभारी मंत्री को आखिर क्या परेशानी थी जिसकी वजह से वो ज्ञापन नहीं लिया गया। वहीं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं चल रही है। गुरुवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के बाद कमलनाथ के राष्ट्रीय राजनीति में वापसी के कयास लगाने लगे हैं। तमाम संकटों से जूझ रही कांग्रेस के लिए कमलनाथ नए संकट मोचक की भूमिका में नजर आ सकते हैं। बता दें कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कर सकते हैं। गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि कमलनाथ को कांग्रेस संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। और वहीं आंतरिक मतभेदों का सामना कर रही कांग्रेस के संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की भी संभावना है और इसमें कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनके अगला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की भी अटकलें लगाने लगे हैं। वहीं एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई 3 बेटियों की आज शादी है। सीएम खुद अपनी पत्नी के साथ कन्यादान करेंगे। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंच गए। बेटियों की शादी के दिन सीएम मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि तीनों को 1.5-2 साल की उम्र में गोद लिया था। उसके बाद से विदिशा के आश्रम में ही उन्हें रखा गया था। साथ ही सीएम ने बताया कि हमसे ज़्यादा इन बच्चों का ख्याल मेरी पत्नी साधना सिंह ने रखा है। दरअसल 3 बच्चों के अभिभावक नहीं थे। कई साल पहले सीएम ने उन्हें गोद लेकर अपने साथ रख लिया था और उनकी सारी ज़रूरतों को सीएम की पत्नी ने पूरा किया। और उनकी शादी में मां के रूप में सीएम की पत्नी साधना सिंह वहां सभी रस्मों को निभाती नजर आईं। सीएम ने कहा कि आज एक बड़ा दायित्व पूरा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विदाई की
भी तकलीफ है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम विधायक और सांसद रहते हुए भी कई बेटियों की शादी करवा चुके हैं। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। वहीं रायपुर में अब रोजगार के संकट से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कंपनी में 2500 से अधिक पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पावर कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक मुश्त भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव और पावर कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद ने बताया कि राज्य बनने के बाद प्रदेश में विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। दरअसल विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट से बढ़कर 3224 मेगावाट हो गई है। राज्य बनने के समय 18.91 लाख उपभोक्ता थे और वो बढ़कर 56 लाख हो गई है। इस लिहाज से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं की समस्या के त्वरित निराकरण के लिए मैदानी अमले में रिक्त पदों की भर्ती बहुत जरूरी है। और वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 0.6% तक पहुंच गई है। और वहीं बुधवार को प्रदेश भर में 38,731 सैंपल की जांच में केवल 252 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। और वहीं छत्तीसगढ़ अब देश के सर्वाधिक संक्रमित 10 राज्यों की सूची से भी बाहर है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 4028 रह गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर लोगों ने कोरोना रोकथाम के नियमों का कड़ाई से पालन किया तो संक्रमण के प्रसार को बिल्कुल रोका जा सकता है। तो वहीं देश में अभी केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना और त्रिपुरा में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कुछ दिन पहले तक छत्तीसगढ़ भी इस सूची में था। एक दिन पहले 39,000 से अधिक नमूनों की जांच के बाद 295 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सोमवार को 36,056 नमूनों की जांच में सिर्फ 297 और रविवार को 22,489 की जांच में 188 लोग पॉजिटिव मिले थे। और वहीं कोरोना से बचाव के लिए राज्य में 1,07,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसमें से 18,82,161 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ में राज्य के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी जीपी सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो और राजद्रोह मामले में एक साथ सुनवाई की गई, जहां न्यायालय ने पूरे मामले में राज्य शासन से जवाब और केस डायरी तलब की है। साथ ही अगली सुनवाई मंगलवार को की जाएगी। इसी बीच अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने बताया कि छत्तीसगढ़ एसीबी ने जेपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मिलने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। और याचिकाकर्ता जीपी सिंह ने पूरी कार्रवाई को पूर्वग्रह से ग्रसित बताते हुए 9 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अंतरिम राहत की मांग करते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिक को लेकर राज्य पुलिस पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। और साथ ही याचिका में ये भी मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई हो और किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। साथ ही राजद्रोह के मामले पर भी याचिकाकर्ता सिंह ने इस मामले को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में उद्योग लगाने के लिए हुए 158 समझौते को निरस्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसमें सर्वाधिक 103 MOU पूर्ववर्ती रमन सरकार के कार्यकाल के 212 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए थे।
एमओयू करने के करीब 9 वर्ष बाद भी इनमें से किसी भी उद्योगपति ने उद्योग स्थापना की पहल नहीं की। इसी वजह से इनको रद्द करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि साल 2012 में नवा रायपुर में 3 दिन तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में करीब 10 देशों के राजदूत समेत कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। इस आयोजन पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए थे। इस दौरान कुल 275 एमओयू हुए थे। इनके जरिए कुल 93,830 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई गई थी। और वहीं गुरुवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इनमें 6 एमओयू के तहत उद्योग की स्थापना और उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 25 में अभी स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर बीजेपी पर हमला किया है। सीएम बघेल ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संजय गांधी के नेतृत्व में चलाए गए नसबंदी अभियान की याद दिलाते हुए कहा कि अगर उस समय बीजेपी ने नसबंदी अभियान का विरोध न किया होता तो आज बढ़ती आबादी काबू में होती। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी ने नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था। 70 के दशक में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया होता तो आज आबादी इतनी ऊंची नहीं होती। और उन्होंने आगे कहा कि कानून इस मुद्दे को हल करने वाले नहीं है, जनता की जागरूकता महत्वपूर्ण है। और वहीं भूपेश बघेल ने आगे कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर मैं ये ही कहूँगा कि कानून से ये मुद्दा हल नहीं होगा, इसके लिए जन जागरण की ज़रूरत है। राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था हम दो और हमारे 2 या 3, जिससे आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों के जागरूक होने पर बढ़ती जनसंख्याओं को नियंत्रण किया जा सकता है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आधी क्षमता के साथ आरंभ की जाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है, पर वर्तमान में राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। आज केवल 20 कन्फर्म केस हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 250 है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नियंत्रण सजग है। सतर्क रहते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय लिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विद्या भारती मध्य प्रदेश भोपाल के शैक्षिक सौध में एम प्रशिक्षण संस्थान अक्षरा के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अरेरा कॉलोनी E4 में बने परिसर में शाला भवन का लोकार्पण और अक्षरा पत्रिका का विमोचन भी किया। चौहान ने विद्या भारती परिसर में चंदन का पौधा भी लगाया। संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों का अध्ययन और शाला गतिविधियां प्रभावित हुई है। ऑनलाइन और वर्चुअल प्रक्रिया से अध्ययन जारी है, परंतु इसकी प्रभावशीलता का आकलन शेष है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने है, जहां पर विदिशा में बचाव कार्य लगातार जारी है, जहां पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री खुद घटना स्थल पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। विदिशा के गंज बसोडा की घटना पर बोले नरोत्तम मिश्रा, दरअसल विदिशा जिले के गंज बसोदा में गुरुवार शाम को बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर लाल पठार गांव में कुएं में लड़के के गिरने के बाद उसे निकालने पहुंचे लोगों की भीड़ की वजह से कुआं धंस गया था, जिसके चलते करीब 30 से ज़्यादा लोग अंदर जा गिरे थे। उसके बाद एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम के जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तक तकरीबन 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी कई लोग लापता हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे और वहां का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि कुएं में एक के गिरने की वजह से वहां पे भीड़ जम गई थी, जिसके बाद भीड़ से कुआं धंस गया और कुएं में करीब 30 लोगों के गिरने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद 19 लोगों को निकाल लिया गया है और कई लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें, कुएं में गिरने से करीब
4 लोगों की मौत हो चुकी है और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और विदिशा में बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे और वहां का जायजा लेंगे और वहीं राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर बयान दिया है कि सीएम शिवराज सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, कुएं में गिरने से लगभग 30 लोग गिर गए थे, जिसके बाद 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना सीमा पर निगरानी की आफत को बढ़ाए जा रही है। अब दुश्मनों के नापाक इरादों को भेदने के लिए राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड संचालन जल्द ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या है। भारतीय सेना की हिम्मत और जज्बा दुनिया ने देखा है और अब देश की वायुसेना की शान में चार चांद लगाने पहुंचे राफेल ने सेना की हिम्मत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि वायुसेना की ओर से जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है और इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से सेना चीनी सीमा पर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकेगी। ताजा जानकारी के अनुसार स्क्वाड्रन 26 जुलाई तक परिचालन शुरू कर देगी और अंबाला में पहले ही राफेल विमान आ चुका है और अगले हफ्ते से वहां जाएंगे। बता दें कि फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमाओं पर गश्त भी शुरू कर दी। हाशिमारा एयरबेस में दूसरी स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगी, क्योंकि इससे कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आ जाएंगे। पिछले साल ही चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और अन्य मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत द्वारा करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप पिछले साल ही 29 जुलाई को भारत पहुंची थी और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज्यादा राफेल विमान है और बाकी विमान 2022 तक आने की उम्मीद है। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल लड़ाकू विमानों को पिछले साल 10 दिसंबर को अंबाला में एक समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, वायुसेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र की निगरानी करेगी। अब आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं, तो वहीं अब भारत स्वदेश में विकसित स्टेल्थ फाइटर्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने जा रहा है। इसकी 7 स्क्वाड्रन अगले 15 से 20 सालों में वायुसेना में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें तो वहीं पिछले सालों में सितंबर में विमानों को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया और 2 इंजन वाले राफेल जेट कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ऐसे में अब दुश्मनों की ओर से की जाने वाली घुसपैठ को करारी चेतावनी मिलेगी और राफेल की उड़ान दुश्मनों के नापाक इरादों को अपनी उड़ान से ही निस्तो नाबूद करने में सक्षम है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या। सोशल मीडिया पर आए दिन लाखों करोड़ों पोस्ट शेयर किए जाते हैं, पर अब सोशल मीडिया यूजर्स के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली सामग्री को लेकर सख्त कार्रवाई की हिदायत दे दी गई है, जिसके अनुसार अब सोशल मीडिया पर कानूनी विरोध पोस्ट डाले जाने पर की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यानी अब सोशल मीडिया को आतंक के लिए इस्तेमाल किए जाने पर सरकार का एक्शन प्लान तैयार है। देखिए इस रिपोर्ट में।
सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। ये संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आम जन को चुनाव पर जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग से वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा। साथ ही युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई। सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई लोगों को न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा को एक साथ जोड़ा गया, तो कभी सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण सरकार एक नया और ज्यादा प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हो गई। समाज में कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया को आतंक और भ्रांतियां फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका खामियाजा देश की मासूम जनता को भुगतना पड़ता है और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए भी सोशल मीडिया को ये अराजक तत्व हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पर अब सरकार ने सोशल मीडिया के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर कानून विरोधी पोस्ट डाले गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गृह सचिव को नोटिस जारी करने के लिए भी अधिकृत कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि विधि विरुद्ध सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अगर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट की गई तो अविलंब उसे हटाने और निर्योग्य करने के लिए धारा 79(3)B के तहत नोटिस जारी करने के लिए गृह सचिव अधिकृत होंगे। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए। किसान आंदोलन में टूल किट भेजी गई। यूपी में पकड़े गए कथित अलकायदा के आतंकियों का भी ब्रेन वॉश सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया गया था। तो वहीं कई मंत्रियों और सरकार को भी ट्रोल किया गया। इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैलाई गई और इन तमाम घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सावधानी के तौर पर और ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगाने को लेकर कानून और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। अब आतंक और यौन शोषण से जुड़े पोस्ट पर सरकार की सीधी नजर होगी। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अब गृह सचिव सीधे किसी भी सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी नोटिस जारी कर सकेंगे। यही नहीं, इसमें बाल यौन शोषण सामग्री आईपीसी की धारा 292, 293, आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन की जानकारी के लिए यूपीए की धारा 12, शस्त्र का अवैध विक्रय आर्म्स एक्ट धारा 7 और हिंसा को प्रोत्साहन के लिए आईपीसी की धारा 505 और साथ ही अस्पृश्यता से जुड़े गए अपराध यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट धारा 3 को शामिल किया गया है। साथ ही साइबर अपराध के लिए आईपीसी धारा 364D, 354C और 507 के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। आत्महत्या को प्रोत्साहन देने के लिए आईपीसी की धारा 306, 309 और अफवाहों का प्रसार करने के लिए आईपीसी की धारा 505 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु क्रूरता, औषधियों का भ्रामक प्रचार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री जैसे तमाम मामलों को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जिनकी जानकारी निराधारित फॉर्मेट प्राप्त होने पर सचिव गृह कानूनी नोटिस जारी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस तरह के मामलों में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई भी शिकायत करना चाहे तो वो बेझिझक कर सकेगा। शिकायतकर्ता को तय प्रारूप में अपनी शिकायत गृह सचिव से करनी होगी और इसके बाद विवादित सामग्री हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।